नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। आज का टॉपिक है भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में जो सुधार है उसकी क्या आवश्यकता है। दरअसल ये टॉपिक आप जीएस पेपर 3 यानी कि अर्थव्यवस्था खंड से जोड़कर आप देख सकते हैं। टॉपिक मैं एक बार फिर से कह दूं, जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत हैं साथियों कि हमारे देश में तकरीबन 92% के आसपास जो आर्थिक क्रियाविधि हो रही है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही है, वो दरअसल कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर है। तो आज हम इस बात पे विशेष ध्यान देने की दरअसल प्रयास करेंगे कि क्यों जरूरी है विशेष तौर पे इन इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल करने में, मतलब फॉर्मल के दिशा में प्रयास करने में। तो ये टॉपिक और इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण की वर्तमान स्थिति एवं इसके संबंधित प्रमुख चुनौतियां या कह सकते हैं मुद्दे। तो चलिए मैं एक बार फिर से कह दूं, मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छे से बता पाया कि टॉपिक क्या है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको कहा कि हमारे देश में आर्थिक क्रियाविधि होते हैं। आर्थिक क्रियाविधि कहने का मतलब नौकरियां हैं। नौकरियां हम भी कर रहे हैं और दरअसल लोग भी कर रहे हैं, जिसे हम लोग कई दफा सरकारी नौकरी कहते हैं, प्राइवेट नौकरी कहते हैं। कई दफा अपनी ही उद्यमिता को भी नौकरी के सेंस में देखा जाता है। तो डाटा ये कहती है, हमारे जो इकोनॉमिकल एडवाइजर जो ये है, क्या नाम है उनका, उनके द्वारा ये बात बताई गई थी कि आज हमारे देश में 90% जो है वो एक तरीके से अनौपचारिक तरीके से जो है वो काम हो रहा है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बेहतर अर्थव्यवस्था नहीं होती है। और विशेष तौर पे जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं, जब हम मजदूरों के अधिकार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से, और अगर मैं आगे बढ़कर बोलूं तो अगर हम पारदर्शिता की बात करें, बेहतर तरीके से कंपटीशन हो हमारे अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अगर हम बातों को ध्यान में रखें तो औपचारिक अर्थव्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में कई ऐसे प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए कि ज्यादा से ज्यादा जो नए नए स्टार्टअप हो रहे या जो नए नए लोगों को नौकरियां मिल रही, वो एक तरीके से औपचारिक सेक्टर में मिले। तो इसी प्रयास को और हम विस्तार से देखेंगे और ये समझेंगे कि क्यों जरूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉर्मलाइजेशन की वर्तमान स्थिति क्या है। कुल मिलाकर ये अगर हम बात करें कि, चलिए मैं सबसे पहले ये बताने का प्रयास करता हूँ। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं ऐसा फील कर रहा कि बीते 2-3 सेशन में मुझे कुछ ज़्यादा ही समस्या हो रही अपनी बातों को रखने में, और इसके पीछे कई वजह में एक कारण गर्मी का है। तो चलिए, दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था में इंफॉर्मेशन उसको क्या कहते हैं, फॉर्मलाइजेशन की क्या स्थिति है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बात समझने का प्रयास करते हैं कि औपचारिकीकरण का मतलब क्या होता है। मतलब मैं काम कर रहा हूं तो मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा हूं वो औपचारिक सेक्टर है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी। तो इसकी पहचान के लिए आप जो श्रम संहिता है उस श्रम संहिता का रेफरेंस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लेमन शब्दों में समझना चाहें तो जिस भी नौकरी में आपको सामाजिक सुरक्षा की दरअसल स्थिति मिलती है, मतलब ये सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं बीमा की बात कही जाती है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर बड़े लेवल के अगर प्राइवेट जॉब भी करते हो जो बड़ी कॉर्पोरेट है, उसमें आपको बीमा की भी सुरक्षा ये करीब बात करी जाती है। दूसरी बात, एक तरीके से आपकी जो फैमिली प्लानिंग है, उस फैमिली प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं आपके जो ये सेक्टर है वो मदद करती है। तो बीमा की बात हो, संवैतनिक छुट्टी की भी बात होती है किसमें, औपचारिक सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे मतलब इस सेक्टर में जो काम करने की समयावधि होती है वो निर्धारित होती है। आपने देखा होगा कि जो मजदूर हमारे आसपास काम करते हैं अवसंरचना में या किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रियाविधि में, उसमें उनका कोई नियत समय बहुत मतलब फिक्स नहीं होता। फिक्स तो होता है उन्हें 8 घंटे काम करने हैं, 10 घंटे काम करने हैं, लेकिन ये जो नियोक्ता है जो नौकरी दे रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपसे कितना देर तक काम करवाएगा। संभावना ये होती है कि जहां 8 घंटे तक ही काम होना चाहिए, दरअसल उनसे 10 घंटे 12 घंटे तक भी काम कराए जाते हैं और उसके एवज में उतनी सापेक्षिक रूप से उनको जो भरपाई होनी चाहिए वो नहीं करी जाती है। तो ये तमाम समस्याएं दरअसल हमारे अनौपचारिक सेक्टर में है। वहीं औपचारिक सेक्टर में ये कि आपकी समयावधि निर्धारित होगी। अगर 10 बजे से 4 बजे तक है तो 10 से 4 तक ही आपसे काम लिया जाएगा। उसके बाद आपके जो भी एचआर है या फिर जो भी आपके बॉस है वो बहुत ज़्यादा बाध्य
मतलब बाध्यता आपके ऊपर नहीं ये कर सकते थे, आपको काम करना ही होगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के अपने अपने लाभ और हानियां। शायद आप इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे होंगे कि गर्मी का क्या ये आलम है। और ये अभी इतना ज़्यादा प्रभावित होने के पीछे का कारण ये है ना कि दरअसल लाइब्रेरी से आना, फिर वहाँ माहौल थोड़ा सा वातानुकूलित होता है एसी आदि के कारण, और फिर तुरंत आप निकल कर आते हैं तो समस्याएं ये हो जाती है। बहरहाल सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस इनकन्वीनियंस बेसिकली। तो चलिए अब हम समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिकीकरण में, फॉर्मलाइजेशन में कौन कौन से समस्याएं हैं जिनकी वजह से सरकार हमारा विफल रह जा रही है इस प्रयास को आगे बढ़ाने में। इसमें सबसे पहली बात कही जा रही है साथियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का प्रभुत्व। जैसे इस बात से भी हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो सूक्ष्म एमएसएमई है दरअसल वो तकरीबन पूरे इकोनॉमी का तकरीबन 95 to 96% के आसपास बातें कही जाती है। तो इस एमएसएमई में जैसे मैं एक बात बता दूं, अगर मैं नियुक्ता हूं, मैं 10 या 20 या 15 जो भी है, अगर उन लोगों को नौकरी देता हूं, अगर मैं 8 से ज्यादा अगर कानून के हिसाब से देखें, जो कि आपको श्रम संहिता जो 2023 में लाया गया था उसमें बातें कही गई थी कि 8 लोगों से ज्यादा को अगर आप नौकरी देते हैं, मान लीजिए मैं किसी को जॉब दे रहा, तो अगर 8 से ज्यादा संख्या है तो उन लोगों को मतलब इन तमाम जानकारी को मुझे ई श्रम पोर्टल पे जाकर ये बात बतानी होगी गवर्नमेंट को कि हाँ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो ये कानूनन अपराध है। लेकिन व्यवहार में दरअसल बातें कुछ ऐसी है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग सैकड़ों लोगों को नौकरी देते हैं और सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं होती। तो ये अनौपचारिक का एक पहला प्रारूप है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही साथियों, चूंकि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जो है एमएसएमई है, मतलब लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं। इन उद्योगों में अगर सरकार बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगी तो लाभ के पर्सपेक्टिव से एक तरीके से, और जो ये स्थिति है वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाएगा। मतलब ये कि जीएसटी अगर आप ये बताएंगे कि हाँ हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स आप नहीं छिपा सकते। तो इन तमाम समस्याओं के कारण जो लोग हैं एक तरीके से जो नियोक्ता है वो सरकार को नहीं बताती है, या यूँ कह लें अपने उस संस्था को वो और अनौपचारिक संस्था को औपचारिक करने से बचती है। तो पहली बात तो यही बात तो हुई कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों का एक तरीके से प्रभुत्व है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि वर्तमान समय में हमारे देश में जो श्रम कानून है, अगर आप कायदे से देखें तो ये श्रम कानून बहुत ही जटिल है, और इसी के कारण हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो इन्वेस्टर है वो आने से बचते हैं। और इसके दोनों पक्ष हैं, अगर कानून या नियमावली बहुत मजबूत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं हमारे मजदूरों के मतलब मजदूरों के साथ ज्यादा होंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से ये किया जाएगा, है ना, उसको कहता है ना, मिसयूज किया जाएगा। तो इस लिहाज से सरकार के द्वारा कानून थोड़ा सा ये बनाया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसी समिति बनी है जिसने इस बात को कहा है कि वर्तमान दौर में भारत की जो आर्थिक क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि में बहुत ज्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर जब हम नीति नियमावली की बात करें तो श्रम कानून का बहुत ज्यादा कठिन होना ये भी एक कारण बनता है कि हमारे देश में जो औपचारिकीकरण है अर्थव्यवस्था क्षेत्र का वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि इससे मैंने अभी बताया कि जो नियोक्ता है उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दबाव आ जाता है इस बात को लेकर कि आप तमाम चीजों को इस तरीके से संचालित करें जो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है। तो कानून के हिसाब से निसंदेह समस्याएं फिर ज्यादा होंगी। तो ये बात, अगली बात कही जा रही है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है, जैसे आप औपचारिकीकरण करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास उतना बेहतर अवसंरचना नहीं है। मान लीजिए मैं अपने गांव में 20, 50, 100 लोगों को नौकरी दे रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या इस प्रकार के कृषि आदि क्षेत्रों में, तो इसको औपचारिक करने के लिए सबसे पहले तो ये वहाँ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ सड़कें दरअसल स्मूथ होनी चाहिए, इन द सेंस कनेक्टिविटी बेहतर होना चाहिए। सरकार के द्वारा इस प्रकार की अवसंरचना अभी किया जाना बाकी है। इसलिए संभवतः ये प्रयास कि जो वहाँ के लोग हैं या यूँ कह लें जो नियोक्ता है अपने क्षेत्र को औपचारिकीकरण हेतु आवेदित करें। तो इस समस्या के समाधान हेतु कहीं ना कहीं अभी रुकना होगा, और सरकार को बहुत ज्यादा बिजली और जो इंटरनेट या यूँ कह लें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की मतलब जरूरी है, विशेष तौर पर Tier 2 और Tier 3 शहरों में। अगली जो समस्या दरअसल ये देख रहे साथियों कि औपचारिकीकरण करने में, मतलब फॉर्मल करने में, फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने में कौन कौन सी बाधाएं हैं। उन बाधाओं में अगली बात कही जा रही है, श्रम औपचारिक में
एक तरीके से आप कह सकते हैं लिंग असमानताएं, मतलब ये कि आपके जो भी आर्थिक क्रियाविधि हो रही है, इस क्रियाविधि में लैंगिक असमानता बहुत बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है। हालांकि इस बात को कहते हुए इस बात मतलब ये भी स्वीकार करना चाहिए कि विगत वर्षों में लैंगिक समानता बहुत तेज गति से बढ़ी है, विशेष तौर पे हमारे अर्थव्यवस्था के खंड में। आज से 10 साल 15 साल पहले शायद ही कोई ऐसा, है ना, आपको एग्जाम्पल दिखता होगा कि महिलाएं रोड पर आकर के आर्थिक क्रियाविधि कर रही, अपना स्टार्टअप उद्यम कर रही, छोटे स्तर पे ही लेकिन कर रही। तो ये लैंगिक असमानता पाटे जाने की जो एक शुरुआत है, अभी महज शुरुआत है। और भारत सरकार के द्वारा मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इन तमाम प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को एक तरीके से आधार मिला, महिलाओं को एक तरीके से मंच मिला और उस मंच का प्रयोग करते हुए भी वर्तमान समय में दिख रही है। तो लेकिन फिर भी एक लैंगिक असमानता एक कारण बनता है जिसके माध्यम से ये बात कहा जाना स्वीकार्य है कि आज भी हमारे देश में, मैं अभी एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं पता, ये जानकारी जरूर है कि हमारे देश में तकरीबन 56 से 58 करोड़ के आसपास कार्यबल है। इस 58 करोड़ में जहां तक मुझे पता है कि 27% के आसपास या 41, मैं श्योर हो लूंगा बाद में सेशन के बाद, कि उतनी प्रतिशत दरअसल महिलाएं भागीदारी हैं। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, मैं कभी पढ़ा था, मैं मेरे ध्यान से चला गया। बहरहाल तो आज भी कुछ डेटा इस प्रकार से बताती है, दर्शाती है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है हमारे अर्थव्यवस्था में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के क्षेत्र में। अगली बात कही जा रही है इसमें ही साथियों कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तौर पे कोविड-19 के बाद भारत सरकार के द्वारा भी बहुत ज्यादा प्रयास किए गए। और भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जाना निस्संदेह वो तो है ही, लेकिन सामाजिक तौर पे भी हमारी सामाजिक जो स्वीकार्यता है, सोशल जो एक तरीके से स्टिग्मा जिसे हम लोग कभी कहते थे, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता दिख रहा। आज हमारे देश में जो ग्रामीण समाज है वहां भी लोगों को ये दरअसल महिलाओं को छूट मिला हुआ है। छूट क्या कहेंगे, थोड़ा सा अवसर ज्यादा मिल रहा है कि वो भी अपने तरीके से आकर के अर्थव्यवस्था का मतलब आर्थिक क्रियाविधि का हिस्सेदार बन सके। तो इस मायने में बहुत ज्यादा बात किया जा सकता है जब हम बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में। बहरहाल सिर्फ ये समझिए कि सरकार के द्वारा और हमारी सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती, विशेष तौर पे कोविड-19 के बाद, जहां महिलाओं की भागीदारी हमारे इस क्षेत्र में बढ़ा है। तो ये कुछ समस्याएं थी जिसे हमने समझने का प्रयास किया कि क्या क्या बाधाएं हैं जिसकी वजह से वर्तमान समय में हम फॉर्मल कर पाने में विफल हो पा रहे हैं। अगली बात कही जा रही, पानी नहीं लाया, अर्थव्यवस्था को फॉर्मल करने के लिए भारत सरकार क्या उपाय अपना सकती है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया चुनौती में कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जो है ना एमएसएमई का वर्चस्व है। और एमएसएमई वर्चस्व कहने का मतलब छोटे छोटे खंड के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही है। और छोटे छोटे खंड के माध्यम से अगर अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा विचार है, मान लीजिए छोटा सा 10-20-50 लोगों का ग्रुप है, उन 50 लोगों को नौकरी देने वाले व्यक्ति से या नियोक्ता जिसे जो भी आप कह लें, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन तमाम लोगों को बेहतर तरीके से सामाजिक सुरक्षा का एक तरीके से ये करा सके। ये तभी संभव होता जब हम उस युग में होते जहां इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कोई चुनौतियां नहीं है, जहां सामाजिक संबंधी कोई चुनौतियां नहीं है, जहां कंपटीशन एक तरीके से अपने चरम सीमा पे है। यूरोपीय कंट्रीज को अगर आप ये कह ले तो उन तमाम व्यवस्थाओं में ये वर्तमान जैसी जो बातें हैं वो एक तरीके से देखी जा सकती है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चूंकि अभी शुरुआत है ना, एक तरीके से आपका अभी 20 साल भी नहीं हुए, हालांकि सॉरी 20 साल तो हो गए, 15, 10, 25 कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा कि अभी उतना ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था का परिपक्वता नहीं आई जहां अपने आप से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। कई दफा आपने देखा क्या होगा, अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप भी है जब आप पढ़ेंगे मतलब कि जब क्लास करेंगे इकोनॉमी में, उसमें ये होता है कि अर्थव्यवस्था एक स्थिति के बाद है ना स्वतः आगे बढ़ती है। अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तब भी जो है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी, या यूं कहने व्यापक तरीके से आगे बढ़ेगी। वर्तमान दौर में अगर आप भारत ये अमेरिका सरकार की बात करें, क्या मतलब कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है, या आप यूं कह ले चाइनीज इकोनॉमी है, या यूं कह ले आप क्या नाम है, जो भी यूरोपीय कंट्रीज की इकोनॉमी है, वो उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां वहां वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिसके कारण हम पिछड़ रहे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यूरोपीय कंट्री में बेहतर होने के कारण वहां इस प्रकार के छोटे ग्रुप के साथ भी औपचारिकीकरण की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन हमारे देश में इतनी चुनौतियां हैं, है ना, बिजली नहीं है, प्रॉपर सड़क नहीं है, बिजली नहीं सड़क नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन
के क्रम में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को दरअसल 2 गुना 4 गुना बढ़ा दिया गया। तो इन समस्याओं के समाधान हेतु आपके पास अन्य स्रोत के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज्यादा विकसित न होने के कारण हम 10, 20, 50 लोगों की बनी संस्था को औपचारिकीकरण के तौर पर नहीं देख सकते। ये समस्याएं हैं। अगली बात इसमें ये कही जा रही कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। इसमें एक और बात कही जा रही कि जो वित्तीय प्रोत्साहन है, जैसे रजिस्ट्रेशन टैक्स भी होती है, जैसे मान लीजिए मैं अपने कंपनी को मतलब कि ये कराना चाह रहा, तो बहुत सारे टैक्सेस उसमें शुरुआती दौर में ही लगाए जाते हैं। जैसे जमीन का टैक्स हो गया, पता नहीं और कौन कौन से थे। जैसे मैं अपने थोड़ा सा ये बता दूं तो एक जैसे दिल्ली है, दिल्ली जैसे किसी भी एक क्षेत्र में आप देख लें, अगर वहाँ आपको अगर टी स्टॉल खोलना हो, अगर चाय की दुकान खोलनी हो, तो तकरीबन 82 से 85 प्रकार के जो लाइसेंस है वो आपको लेने पड़ते हैं। और ये बात मैं दरअसल यूं ही नहीं कह रहा, जब मैं वहाँ गया था एक तरीके से रेस्टोरेंट में, तो जब बात हुई उनसे तो ये बातें पता चली। और फिर आप इसको दिल्ली सरकार के जो ये है ना, कौन सा डिपार्टमेंट होगा ये, उस डिपार्टमेंट भी देखेंगे तो कुछ मिलाकर बातें यही आ रही। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि वर्तमान दौर में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारे अर्थव्यवस्था में, वो बेहतर नहीं है। उसकी जो अपेक्षा है, जो एक तरीके से जितनी बेहतर होनी चाहिए, संभावना ये है कि उसको और बेहतर किया जा सकता है, मतलब प्रयास उसको और बेहतर किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि जो भी छोटे या बड़े एमएसएमई के निवेशक हैं, उनको सिंगल एकल खिड़की होती है ना, सिंगल विंडो सिस्टम, उस प्रकार के प्रयास कराए जाए। जैसे मान लीजिए मुझे, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे अगर दुकान खोलना है, लाइसेंस लेने हैं, तो मुझे कभी इस कार्यालय में जाना होगा, कभी वहां जाना होगा, कभी वहां। तो ये जो सिंगल विंडो सिस्टम स्थिति होनी चाहिए, वर्तमान स्थिति में हमारे अर्थव्यवस्था में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि हमारे देश में छोटे स्तर पे जो औपचारिकीकरण होनी चाहिए इस संस्था का नहीं हो पा रहा। तो अगर हम सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देंगे तो निस्संदेह समस्याएं कुछ हद तक सरल हो पाएगी, या यूं कह लें सकारात्मक रूप में प्रभावित होगी, आगे बढ़ेगी। अगली बात कही जा रही है रोजगार विशेष तौर पे, मतलब ऐसी योजनाएं जो दरअसल रोजगार से संबंधित हो। जैसे आप स्किल इंडिया की बात कर लें, आप मेड इन इंडिया की बात कर लें, तो मेड इन इंडिया एक अलग बात हो गई, लेकिन स्किल इंडिया दरअसल ये है कि आपको इस प्रकार से स्किल दिए जाएंगे जिससे कि आप में कुछ स्किल है और फिर आप अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि में भाग ले सके। तो इस प्रकार की योजनाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यापक तरीके से आपका कार्यबल प्रशिक्षित हो। और प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो लोग आपको क्यों दरअसल मतलब कि बीमा की बात करेगा, आपके फैमिली की जो भी समस्या है उसको क्यों दिखेगा, जब आपके अंदर स्किल होगा, जब आप बहुत ज्यादा एक तरीके से फ्रूटफुल होंगे उस कंपनी के लिए। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा ऐसी स्थिति बनाई जाए जहां स्किल की जो प्रायोरिटी है वो दरअसल प्रथम दृष्टया हो। आजकल के दौर में ना, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, बट हाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है जहां स्किल को ये करते हुए जातिवाद, धर्मवाद, जो भी आप कह रहे, मैं उन तमाम सोशल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहूंगा, बट आप समझ पा रहे होंगे कि उन समस्याओं के कारण स्किल को एक तरीके से ये करा जाता है, सेकेंडरी पोजीशन पे रखा जाता है और समस्याएं आपके हमारे सामने है। अगली बात कही जा रही है क्लस्टर आधारित एक तरीके से क्लस्टर आधारित औपचारिक नीति बनाने की आवश्यकता है। मतलब कहने का सही होगा, क्लस्टर मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं आप, समूह। मान लीजिए अगर मैं सब्जी उपजा रहा तो एक ऐसी समूह बनाया जाए तो जो तकरीबन सब्जी ही उपजाते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि एक तरीके से आपके देश में, आपकी अर्थव्यवस्था में जो खैर सॉरी मैं कहीं और कुछ बातें सोचने लगा। बहरहाल मैं ये कह रहा साथियों कि वर्तमान दौर में अगर आप उन तमाम समूहों को, तमाम क्षेत्रकों को चिन्हित करेंगे जो संभवतः एक ही क्षेत्र से हैं, फूल उगाने वाले किसान को एक साथ देख लें, मान लीजिए जिसे कहते हैं आप दरअसल किसानी, आप ये करके चलें, सब्जी उगाने वाले किसान को एक साथ आप जोड़ दें, तो इस प्रकार से जोड़ देने से जो एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप होता है किसानों के मध्य, वो नहीं होगा। जैसे आज के दिन में सबसे ज्यादा बार्गेनिंग जो कम कर पा रहे हैं किसान कर पा रहे हैं, और क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है।
और चूंकि मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर औपचारिकीकरण करने की आवश्यकता है आपकी अर्थव्यवस्था को, तो आपकी अर्थव्यवस्था में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा और सबसे ये कहें तो व्यापक स्थिति किसकी है? कृषि की। तो आपको कहीं ना कहीं इस ध्यान से भी इस व्यवस्था को देखना है कि कृषि को कैसे औपचारिक मतलब सेक्टर बनाया जाए। उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपको डेटा पता होना चाहिए, सरकार को डेटा पता होना चाहिए कि हमारे किसान जो है वो किस प्रकार के उत्पाद को उपजा रहे, किस क्षेत्र में कितना उपजा रहे, ताकि आप प्रत्यक्ष तौर पे, हालांकि ये डेटा रहती है, लेकिन आपको कॉमर्शलाइजेशन वाणिज्यिकरण के पर्सपेक्टिव से डेटा आपके पास होगी, तभी आप इन तमाम क्षेत्रों में कंपटीशन बढ़ा पाएंगे। और जब तक आप कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को कहीं ये मैनेज करना पड़ेगा। किसान अगर मैनेज करेंगे या यूँ कह लें कि जो भी समस्याएं सारी गाज उनके ऊपर ही गिरेगी, तो उनके विकास नहीं हो पाएगा। और विकास न होना कहीं ना कहीं आपका फॉर्मल सेक्टर का न होने के बराबर है। क्योंकि फॉर्मलाइजेशन के कई मायनों में एक मायने ये बात कही जाती है कि जो सिस्टम है वो पारदर्शिता से काम करे, उसमें जो लाभ आदि की स्थिति है वो बेहतर तरीके से और स्मूथली आगे बढ़ो। ये तमाम चीज तभी होगी जब आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे सभी सेक्टरों के लिए। अभी इसके पहले मैंने एमएसएमई की बात करी थी, अभी मैं बात कर रहा कृषि सेक्टर की। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर हम क्लस्टर आधारित औद्योगिकरण नीति की बात करें तो निसंदेह हमारा सेक्टर ये फॉर्मलाइजेशन के तौर पे आगे बढ़ेगा। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही साथियों कि जैसे आपने देखा होगा हर जिला में मतलब एक जिला एक उत्पाद, वैसे ही एक बात जो मुझे ये इस प्रकार के प्रयास ना जो माननीय मोदी जी के द्वारा किया जाता है, मैं इसका प्रशंसक रहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा एक बातें कही गई कि जो आपके स्टेशन है उस स्टेशन पे आपके राज्य का सबसे ज्यादा जो ये है, जैसे मैं अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में खाजा की ये बात होती है, बिहार है ना, बिहार में दरअसल मखाने की बात होती है। बिहार में और भी जो ऐसे उत्पाद कहीं ना कहीं जो विश्व स्तर पे भारत के राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा ये है ना, जीआई टैग आदि प्राप्त है, तो वो स्टेशनों पे उसका स्पेशल ये होना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों को कम से कम ये पता चलेगा कि हाँ बिहार का ये मखाना है और ये जीआई टैग प्राप्त है, और फिर कहीं ना कहीं उसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ेगी और अंततः वो हमारे ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएगी। उसी क्रम में बात ये कही जा रही है कि डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया, चलिए ये तो बढ़ावा आप देंगे ही, एक जिला एक उत्पाद इस प्रकार से आप जो भी क्रियाविधि आप करेंगे ही, लेकिन क्लस्टर आधारित आप समूहों को बढ़ाने के प्रयास कैसे करेंगे, मतलब सामूहिक रूप से लोग बढ़े, इसलिए मतलब सामूहिक रूप से लोग बढ़े, इसलिए जरूरी है कि आप एक तरीके से क्लस्टर का निर्माण करें। बहरहाल हालांकि जहां तक मुझे ध्यान में है जो ये 25-26 का बजट है इसमें सरकार के द्वारा बिहार में क्लस्टर बनाए जाने की बात कही गई, जिसमें किसानों के समूह एक तरीके से, जिसमें उनके द्वारा किसानों को कैसे बेहतर किया जाए इस पे बात सुझाई जाएगी। बहरहाल अगली बात कही जा रही साथियों, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे जैसा कि मैंने आपको कहा कि लैंगिक संतुलितता किसी भी क्षेत्र में, चाहे अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, एमएसएमई की बात कर ले, उत्पादन इंडस्ट्री आदि जो भी आपका एक तरीके से इमेजिनेशन बनता होगा, बहुत जरूरी है कि जो लैंगिक समानता है जिसे हम लैंगिक संतुलितता कहते हैं वो उसकी स्थिति बेहतर रहे। और इसके लिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, जैसे मुद्रा योजना की बात कर ले, स्वनिधि योजना की बात कर ले, इन तमाम योजनाओं में महिलाओं को एक तरीके से प्रायोरिटी दी गई है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, कोई एमएसएमई या फिर किसी भी प्रकार का फर्म है, उन्हें ऋण की आवश्यकता है, तो अगर महिला के नाम पे वो रजिस्टर्ड है कंपनी, तो उनको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और बाकायदा कम मतलब मान लीजिए अगर 2 से 3% पे मिल रहा, 3% एक तरीके से पुरुषों के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी को, तो महिला के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी को एक तरीके से 2% पे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं लैंगिक संतुलता को बढ़ावा बढ़ाए जाने का, निसंदेह ऐसे ही प्रयास एक तरीके से हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बेसिकली। आशीष एसबीआई जे बदुआ स्पॉटेड बहदुआ, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। बहरहाल तो वही मैं कह रहा था कि सरकार के द्वारा
महिला नेतृत्व करने वाले जो समूह है उनको बढ़ाया जाने के लिए उनको बेहतर तरीके से वित्तीय सहायता मिल सके, एक अलग प्रयास करने की आवश्यकता है। जिस क्रम में हमने निधि योजना को, स्वनिधि योजना को एक तरीके से, मुद्रा योजना को देख लें, फिर आप ड्रोन दीदी को देख लें, ये तमाम योजनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने की बात करता है, बहुत तेज गति से, आप ध्यान में रखेंगे। अगली बात कही जा रही साथियों, डिजिटल प्रयोग को आगे बढ़ाना या यूं कहें तो प्रोत्साहित करना। चूंकि आप जिस युग में है, फिलहाल हम सभी जिस युग में हैं, यहाँ आने वाले दिनों में आपके पास कितनी आर्मी है, आपके पास कितने परमाणु बम है, संभवतः ये निर्धारित नहीं करेगा कि आपकी शक्ति कितनी दरअसल है। आपके देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एक तरीके से जो वर्तमान दौर में डिजिटल ये है, डिजिटलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थिति कितनी मजबूत है, ये निर्धारित करेगा कि आप दुनिया पे राज करेंगे या नहीं। जैसे आज से अगर हम 100 साल में ज्यादा बोल दिया, चलिए 100 साल पहले अगर कोई कहता कि एक ऐसा व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा जिसका कोई कारखाना नहीं है, जिसका कोई उत्पादन नहीं है ना, मतलब मूर्त तौर पे, तो कहीं ना कहीं ये बातें पूरी कल्पना लगती है कि क्या ये मतलब बकवास कर रहे हो, जो उत्पादित नहीं करेगा, जिसके वस्तु नहीं बनाएगा, तो कैसे वो दरअसल सबसे दुनिया का अमीर आदमी होगा। लेकिन आज देखिए अमेजन के मालिक बेजोस जो है वो, उनका जॉन बेजोस, क्या नाम है, सॉरी कई दफा है ना, बहरहाल, तो मैं ये कह रहा कि वर्तमान दौर में आपको अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष तौर पे औपचारिकीकरण के मतलब की क्षेत्र में सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। तभी आप एक तरीके से जो ये चीजें हैं बेहतर कर पाएंगे। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे उनको क्या कहते हैं हम लोग, चाहे आप जीएसटी की बात कर ले, चाहे चालान की बात कर ले, चाहे फास्टैग जो आपको ये लगता है, इन तमाम क्षेत्रों में आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से एक तरीके से जो ये है, जो क्रियाविधि है, उसको हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार के प्रयास और करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा हम डिजिटल प्रयोग करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था में, पारदर्शिता उतनी ही ज्यादा होगी। और पारदर्शिता पहला ऐसा श्रृंगार है आपके अर्थव्यवस्था का जो खूबसूरत दिखता है दृश्य। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो डिजिटल प्रयोग है, विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का, उसका किया जाना चाहिए। अगली बात कही जा रही है साथियों, औपचारिकीकरण के लिए अंतिम बिंदु अवसंरचना को सुदृढ़ करना, मतलब लास्ट माइल स्टोन जिसको कहते हैं ना, उसको सुदृढ़ करना। विशेष तौर पे बिजली आपूर्ति की बात करें, इंटरनेट की बात करें, ब्रॉडबैंड की बात कर ले। हालांकि भारत जो नेट कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमारे देश में सभी क्षेत्रों को नेट के माध्यम से जोड़े जाने की प्रयास की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपके क्षेत्र में जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, संभवतः जो ये है वैश्विक अर्थव्यवस्था के सापेक्ष तकरीबन 2 गुना या यूं कह ले 2 गुना से भी ज्यादा लागत लगता है। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में आप देख लिए तो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक किसी उत्पाद को पहुंचाने के लिए मान लीजिए 7% की ये बातें बताई जाती है कि 6 से 7% लगता है, 4 से 7 बेसिकली है, मान लो 7%, तो 7 रुपए लग रहे हैं अगर, तो आपके अर्थव्यवस्था पे तो 14 से 18 रुपए लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम में इतना ज्यादा लागत एक्स्ट्रा से लगेगा, तो जो बड़े बड़े निवेशक है वो नहीं आ पाएंगे। और अगर निवेशक नहीं आए, आपकी अर्थव्यवस्था का आकार नहीं बढ़ा होगा, तो रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होंगे। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो परंपरा, जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसके आधार पे आगे बढ़ पाएगी। और इस प्रकार से आगे बढ़ पाना कहीं ना कहीं जो सामाजिक सुरक्षा आदि की बात कही जाती है वो गौण हो जाती है। आप देखिए ना, आप 100 साल 50 साल पहले जैसे गिरमिटिया मजदूर की हम बात करते थे, है ना, जो भी बंधुआ मजदूर है, इस प्रकार के मजदूर की बात करते थे, जिनका कोई मतलब नहीं है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं है, आप एक तरीके से मतलब कि छुट्टी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं आज भी वही स्थिति है। लेकिन चूंकि हमारे पास कुछ अधिकार हैं इस बात को आवाज उठाने का, तो कहीं ना कहीं ये बातें छुप जाती है, दब जाती है। लेकिन इन तमाम चीजों को ऊपर, इन तमाम चीजों से ऊपर उठने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने देश में डिजिटल प्रयोग करना अत्यावश्यक है, ताकि डेटा आदि का जो पारदर्शिता है वो बना रहे। चलिए अगली बात कही जा रही साथियों, श्रम संहिता जो है हमारे देश में, जो नियमावली है, कानून है एक तरीके से, उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे समाज। तो ये बातें कही जा रही कि जो नियमावली है, कानून आदि है, उसका बेहतर तरीके से जो भी निर्देश है उस निर्देशानुसार पालन हो सके। हालांकि इस निर्देश में बदलाव की भी गुंजाइश है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट, ऐसे कमेटी बनाई गई इन तमाम क्षेत्रों को देखने के लिए,
जिसमें रिपोर्ट अनुशंसाएं कुछ इस प्रकार से रही कि हाँ, वर्तमान में बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है, कानूनी तौर पे भी, ग्रास रूट लेवल पे भी, क्योंकि कानून ऊपर बनता जरूर है, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक आते आते दरअसल ये समस्याएं उभर कर आ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी आपको दिया कि 8 से 10 लोगों के समूह को अगर आप ये दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपको जो ई श्रम पोर्टल है, भारत सरकार का पोर्टल, जिसमें आपको ये बताना होगा कि हम अमुक व्यक्तियों को, है ना, दरअसल नौकरी दे रहे हैं। तो इतने मैन्यूट लेवल पर जा पाना संभवतः फिलहाल हमारे जो ये है अर्थव्यवस्था, उसके सापेक्ष सही नहीं है। ये कहे तो व्यवहारात, मतलब कि ये नहीं है, मतलब व्यवहार में ऐसी चीजें नहीं हो पा रही। तो ये तमाम समस्याएं रही, और उसके बाद हमने ये देखा कि इन समस्याओं के निपटने हेतु किस प्रकार से सरकार द्वारा प्रयास करी जा सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही साथियों, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इससे जुड़ा कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड शुभ रात्रि गाइस।